अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। बानी पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज पार्टी रहनुमाओं को फैसला कुन एहतजाज के लिए 24 नवंबर की तारीख दी थी। गुज़िश्ता रोज उनकी बहन अलीमा खान ने इस एहतजाज की कॉल देते हुए कहा था कि बानी पीटीआई ने अब फाइनल कॉल दे दी है और अब पूरे पाकिस्तान को निकलना होगा। अलीमा खान ने आज फिर कहा कि मरीम नवाज पंजाब में गैर आईनी काम करके हमें रोकने की कोशिश करेंगी। इमरान खान का कहना है कि हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी, जब तक मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जाएगा और इस एहतजाज में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली आगे आगे होंगे। उन्होंने कहा कि आप आपस में बैठ के प्लानिंग करें। जब आप एक आईनी चीज कर रहे हैं, आपको किसी चीज से डरने की जरूरत है। हाँ, वो जो मरियम नवाज की पुलिस है, क्योंकि खुद तो वो कहाँ स्विट्जरलैंड में बैठी हुई है, तो उनकी जो पुलिस है उनको पीछे ये इंस्ट्रक्शन दे के गई है कि इन सबको पकड़ लो, कोई फिक्र ना करें, कितनों को पकड़ लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का यह कहना है कि हम अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में इस मरतबा क्या मुख्तलिफ होगा? तहरीक इंसाफ का मकसद इमरान खान की रिहाई है। क्या उनकी रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ के पास कोई लाइन ऑफ एक्शन है? मीडिया में इस हवाले से मतवातर खबरें आ रही हैं कि एहतजाज की कॉल के हवाले से पूरी पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है। रोजनामा जंग में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक पीटीआई के कई सीनियर रहनुमा एहतजाज की इस कॉल से खुश नहीं और कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा चंद रोज में बानी पीटीआई के साथ इस मामले पर बात करके उन्हें एहतजाज की कॉल वापस लेने पर आमादा करने की कोशिश की जाए। ये रहनुमा डू और डाई एहतजाज के फैसले से इत्तफाक नहीं करते, क्योंकि ऐसे एहतजाज और धरने में सिक्योरिटी के अलावा कई लॉजिस्टिकल मसाइल भी होंगे। एक और अहम मामला वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश आने वाला वाकया, और उस हवाले से अब से कुछ देर पहले अपडेट ये आई है कि वहां की जो पुलिस है, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने ख्वाजा आसिफ से मुलाकात भी की है। यह मुलाकात पाकिस्तानी हाई कमीशन में हुई है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने भी इस वाकये के हवाले से कहा है कि जिन लोगों ने ख्वाजा आसिफ के साथ हरकत की, उनके नसीब में यही कुछ है। उन लोगों की तरबियत और ग्रूमिंग ऐसे ही की गई है कि लोगों के पीछे दौड़ना और भागना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इससे पहले यह कहा था कि लंदन में धमकी देने वाले वाकये को रिपोर्ट कराने का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। दफ्तर खारजा ने ख्वाजा आसिफ के साथ बैरून मुल्क पेश आए वाकये की मजम्मत भी की है। इससे पहले लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमले का वाकया भी पेश आया था। अब जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, एक तरफ ये फाइनल कॉल, और क्या पार्टी मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है इस एहतजाज की कॉल के हवाले से, और दूसरी तरफ यह वाकया, इन दोनों मामलात पर बात करने के लिए तहरीक के रद्द अमल के लिए अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त जो है वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले एहतजाज के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है इस मरतबा ये जो एहतजाज की कॉल है और जिसे फाइनल कॉल कहा जा रहा है? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। बड़ी कॉल है, इमरान खान साहब की कॉल है। आपने कहा कि क्या मुख्तलिफ है, तो मुख्तलिफ तो ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि कॉल्स इससे पहले जब आई थी खान साहब की, उसमें भी लोग निकले थे, लेकिन इस बार यह है कि मैसिव लेवल पे होगा, इसकी तैयारी ज्यादा होगी। और खान साहब ने चूंकि खुद ये कॉल दी है और कहा है कि इस पे सबने निकलना है, तो पूरी कौम इसके लिए इंशाल्लाह निकलेगी। तहरीक इंसाफ एहतजाज में काफी अरसे से है। 2 साल तो हुकूमत खत्म होने के अगर आप लगा लें, उससे पहले भी अगर आप 2013 से 18 तक देख लें तो हम एक एहतजाजी तहरीक में ही थे। बेसिकली अगर आप तहरीक इंसाफ की पूरी मूवमेंट को देख लें तो ये एक एहतजाजी तहरीक ही है, जुल्म के खिलाफ, करप्शन, अकरबा परवरी, पाकिस्तान को जो उसके असल ट्रैक से हटाया गया, उसके रिएक्शन में तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बनाई थी। कोई इमरान खान ने तहरीक इंसाफ इसलिए तो नहीं बनाई थी क्योंकि इक़्तिदार का शौक था या हुकूमत में तो मतलब ये है, थोड़ा सा तफसील में जाने का मतलब ये था कि तहरीक इंसाफ का वर्कर हमारी लीडरशिप की ट्रेनिंग है एक पुरअमन एहतजाज की। इस दफा जो एहतजाज है उसमें आपने कहा फर्क क्या है, तो फर्क ये है कि पिछली दफा एहतजाज 1 डे अफेयर था, इस दफा ये शायद तवील भी हो, पुरअमन होगा, और अहदाफ क्लियर हैं जो इमरान खान साहब ने जमात को दिए हैं। कि अपनी रिहाई का उन्होंने नहीं कहा, लेकिन असीरान की रिहाई का, जो बेगुनाह सियासी असीरान है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जिसको अंग्रेजी में प्रिजनर्स ऑफ कॉशस कहते हैं, उसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ के लिए 26वीं आईनी तरमीम को वापस लेने के लिए, तो ये सारी जो चीजें हैं इसमें जो हमारा मैंडेट की बात है, लेकिन उसके लिए
जो बयानात है अली भाई, जो तासुर है, जो बयानात हम देख रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे और जो एक इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये डू और डाई किस्म का जो है वो एहतजाज है, तो क्या ये मुख्तलिफ नहीं होगा पहले जो एहतजाज हुए? देखिए, इसमें जो हतमी या फाइनल की बात आती है, जो आपने कहा डू और डाई, ये डू और डाई से तो मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि कोई लड़ाई करने तो हमारे लोग नहीं आ रहे, परअमन एहतजाज है। लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ा एहतजाज है या एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। इसके बाद भी हमारी तहरीक चलेगी, हमारी जमात होगी, पाकिस्तान में भी रहना है, सियासत में भी रहना है, लेकिन ये फी जमाना इस वक्त शायद सबसे बड़ी कॉल है इमरान खान साहब की, जो पिछले 7-8 महीनों में मुख्तलिफ एहतजाज हुए हैं पोस्ट इलेक्शन 2024, तो उसमें ये सबसे बड़ी कॉल है। इसलिए इसको फाइनल कॉल या हतमी कॉल या डू और डाई वाली बात होती है। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि इसके अहदाफ बड़े क्लियर है, आइन की बालादस्ती के लिए है, पुरअमन है, और जब तक अपने अहदाफ अचीव नहीं करेगी, खान साहब ने ये कहा है कि किसी ने फिर वापस नहीं जाना। अच्छा, ठीक है। और क्या वाकई पार्टी के कुछ लोग हैं जो एहतजाज नहीं करना चाहते? मीडिया में ये क्यों रिपोर्ट हो रहा है? देखिए, मेरे सामने इस पे कोई ऐसी डिबेट मैंने नहीं देखी जिसमें किसी ने कहा हो कि हम इसके हक में नहीं है। हो सकता है लोग अपनी राय का इजहार करते हो, लेकिन जो कुछ फोरम्स हैं, कोर कमेटी का तो खैर इजलास नहीं हुआ, जो पॉलिटिकल कमेटी में कुछ डिसीजन मेकिंग होती है उसका मैं हिस्सा नहीं हूँ। पार्लियामेंट्री पार्टी की अभी इस पे मीटिंग नहीं हो सकी। जो खान साहब का हुक्म है वो कल सबके पास आया है कि खान साहब की कॉल है, तो मेरे सामने अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई जिसमें किसी लीडर ने खुल के इसका इजहार किया हो कि वो इसके हक में नहीं है। हाँ, इस पे बात हो सकती है कि तैयारी कितनी है, तैयारी के लिए क्या वक्त है, नहीं है, लेकिन चूंकि जो 24 की कॉल खान साहब ने दे दी है और ऑलरेडी जमात पहले से मुख्तलिफ एहतजाज की मुख्तलिफ शक्लों में है, जलसे के लिए, धरने के लिए, इस चीजों के लिए हमारी ट्रेनिंग है, तो मैं पुरुमीद हूँ कि 24 तक इंशाल्लाह एक साइजेबल लोग निकल आएंगे। पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से तो जाहिर है लोगों ने आना है, लेकिन पंजाब असल बैटल ग्राउंड है, और ये डिसाइड करेगा कि अगर पंजाब से बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा तो पहले ही 3-4-5 दफा निकल चुका है। तो इंशाल्लाह इस बार भी खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी पहले से ज्यादा होगी। पंजाब की लीडरशिप जो है वो अगर जोर लगाएगी और लोग पंजाब से निकलेंगे तो ये तहरीक अपने अहदाफ इंशाल्लाह आसानी से जो है वो हल कर लेगी। लेकिन ये जो मुसलसल एहतजाज की कॉल्स हैं, और क्या ये पार्टी वर्कर्स को थका तो नहीं रही? नहीं, चूंकि खान साहब की कॉल है, इस पे पार्टी वर्कर जितना भी थक जाए वो निकलता है। आम पॉलिटिकल जमातों के वर्कर्स में एक फटीग फैक्टर आता है, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि लोगों ने ये देखा है कि ये कॉल बड़ी अहम है, ऊपर से जो है इमरान खान साहब के केसेस भी मैच्योर हो रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी ब्रेक मिली है केसेस में, एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सुबकी उठानी पड़ी है। ज्यादा रिपोर्ट तो मीडिया में नहीं हुआ, लेकिन मैं चूंकि खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था उस केस के दौरान, हमारे लीड लॉयर जनाब अली जफर साहब वहाँ खान साहब का केस लड़ रहे थे तोशाखाने का, और बड़ी अजीब बात ये सामने आई कि हुकूमती जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एडमिट किया कि प्रोसिक्यूशन में प्रोसीजर इतनी बड़े बड़े लक्यूना है कि वो कंसीड कर गए हैं कि अगर प्रोसीजर पे, मेरिट पे नहीं, प्रोसीजर पे ये केस फारिग होता है, उनको कोई एतराज नहीं है। जिस पे अली जफर साहब ने टाइम मांगा है कि खान साहब से वो इजाजत लें कि खान साहब की क्या डायरेक्शन है। लेकिन आज ये बड़ी अजीब बात सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की कोर्ट में, जहां मियां हसन गुल साहब और जैब साहब भी मौजूद थे, वहां हुकूमत ने एडमिट किया कि बिल्कुल जो नैब के गवाहान थे इमरान खान साहब के खिलाफ, जो फेक 2 नंबर गवाहान पेश किए गए, उन पे इमरान खान के वकला को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका ही नहीं दिया गया, जो कभी भी लॉ में नहीं होता। और इस बुनियाद पे ये केस आज एक तरह से फारिग हो गया है, और ये बात साबित हो गई है कि अगर आपने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाने का केस बनाया और फेक गवाह लेके आए और उनके खिलाफ हमारे वकला को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया, और आज आपका केस खत्म हो रहा है, तो कोई ये बताने की कोशिश करेगा कि 1 साल से इमरान खान को फिर आपने अंदर क्यों रखा है जेल में। हाँ, लेकिन उसमें ये वाजे कीजिएगा कि एक तरफ तो बरियत की दरखास्त जो थी उसको खारिज किया गया है, फर्द जुर्म के लिए जो है वो डेट दे दी गई है। वो तो लोअर कोर्ट में है ना, वो तो आप ये कह रहे हैं नहीं, लेकिन वो तो वहां से है, मैं तो हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन अच्छा,
हाई कोर्ट की बात करें। अच्छा, लेकिन ये जो दरखास्त मुस्तरद होना, केसेस में मुश्किलात, क्या ये कहीं एहतजाज की कॉल से तो नहीं जुड़ा हुआ? दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई से एहतजाज को उन्होंने मशरूत नहीं किया। उन्होंने तमाम असीरान की बात की है, और लीडर कभी अपने आप के लिए नहीं करता, वो अपनी कौम के लिए और अपने लोगों के लिए करता है। ठीक। अच्छा, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, ये जो ख्वाजा आसिफ वाला मामला है जो लंदन में उनके साथ वाकया पेश है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या रद्दमल है आपका इस वाकये के ऊपर? देखिए, किसी भी सूरत में पुरतशद्दुद किसी बात या गालन गलूज की तो मैं हक में नहीं हूं, ना हमारी जो संजीदा लीडरशिप है कोई उसके हक में नहीं है। एहतजाज लोगों का हक है, आप एक पुरअमन या एक शाइस्ता तरीके से एहतजाज कर सकते हैं। तो ये जो कोई धमकी वगैरह की बात आई है उसके तो हम सख्त खिलाफ हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो हुक्मरान हैं इनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि ये जहां जाते हैं लोगों का रिएक्शन आता है, किसी जगह ये निकल नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने लोग प्लांट किए हैं और उनके पीछे कोई गस्टापो सर्विस है कि जिधर निकले उन पे एहतजाज करो। ये कौम है, ये अवाम है, ये अवाम का रिएक्शन है। हाँ, जो उसमें पुरतशद्दुद बात है, जिस तरह मैंने कहा, हम उसकी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अवाम का गुस्सा, इसके रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों अवाम इतने गैज़ो गज़ब में है, क्यों आपसे नाराज हैं। अपने मुल्क में तो निकल ही नहीं सकते थे, अब आप अगयार के मुल्क में भी नहीं निकल सकते। और इसके साथ साथ एक बात और भी, अगर तहरीक इंसाफ का कोई वोटर वर्कर सपोर्टर ने कोई गलत बात की है उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कल जो मुस्लिम लीग नून के कुछ वर्कर्स ने गालम गलोच की है, मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब सबको अखलाकियात का दर्स देते हैं, जरा अपने वर्कर्स की भी कोई अखलाकियात की कोर्स करा लें, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि खुद आप बड़े भले मानस और मासूम बने रहें और अपने वर्कर से लोगों को गालियां दिलवाएं। तो दोनों तरफ से, हमारी तरफ से या उनकी तरफ से, अगर कोई गाली देता है उसके हक में नहीं है। बाकी पुरअमन एहतजाज सबका राइट है। लेकिन वो कहते हैं कि जो काजी फायज ईसा के साथ हुआ, जो ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ, ये पीटीआई है जो इस कल्चर को फरोग दे रही है और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करती है। देखिए, अवाम का रिएक्शन है, अवाम को तो ना हम रोक सकते हैं ना वो रोक सकते हैं। मैं पहले कह रहा हूं कि गालम गलोच या धमकियों के तो कोई हक में नहीं है, सिर्फ हम नहीं, कोई भी हक में नहीं है। लेकिन अवाम का रिएक्शन क्यों आ रहा है, किसी और के खिलाफ क्यों नहीं आ रहा? अवाम का रिएक्शन इन हुक्मरान तबके के खिलाफ इसलिए आ रहा है कि आपने इलेक्शन चुराया, आपने जुल्म किया, लोगों के घर तोड़े, लोगों की इज्जतों पे हाथ डाला। अपने पे जब थोड़ी सी बात आती है आपको बड़ी तकलीफ पहुंचती है, लेकिन जब लोगों की माओ बहनों को बेइज्जत किया गया, लोगों के बच्चों के गोश्त को नोचा गया, तब आपका ज़मीर कहां था? जब लोगों को घरों से उठाया जा रहा था, तब आपका ज़मीर किधर था? तब आप किधर थे? यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप हुकूमत के लोग हैं और आप लंदन में इधर उधर फिर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप पाकिस्तान में सारे मसले हल हो गए। वजारत दिफा के मसले, वजारत जो एनवायरमेंस के मसले हैं, माहौलियात के, इंटीरियर मिनिस्ट्री के, फॉरेन अफेयर, सारा कुछ हल हो गया। पंजाब बिल्कुल सुकून में है। जो वहां आप जो है इस तरह खरामा कभी एक होटल कभी दूसरा होटल, हमने तो कभी अपने मुल्क में उन ममालिक के वज़रा को इस तरह इधर उधर फिरते नहीं देखा। हमारा भी बड़ा खूबसूरत मुल्क है। ये आप कभी ज़हनी गुलामी से निकलेंगे कि लंदन की गलियों में फिर के आपको सुकून आता है? ये पाकिस्तान की गलियां आपको काटती हैं। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान हमारे साथ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल, 24 नवंबर को एहतजाज होने जा रहा है। इस एहतजाज के हवाले से कुछ खासे बयानात भी सामने आ रहे हैं, और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से फाइनल कॉल है और इसके लिए लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ के साथ जो वाक़या पेश आए, इन दोनों मामलात पर रद्दमल जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। उनसे इन हवालों से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये एहतजाज वाला जो इशू है इस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ ने कॉल दे दी है, 24 नवंबर को एहतजाज होने जा रहा है, कहा जा रहा है ये फाइनल एहतजाज है तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो हुकूमत के लिए कोई मुश्किल देख रहे हैं, कोई परेशानी है? देखिए, पीटीआई से पहले भी रहमान साहब मुतअद्दिद दफा कॉल दे चुके हैं। इस्लामाबाद से पहले भी वो यलगार कर चुके हैं। उनके जो वज़ीर आला केपी हैं, जो लीड करते रहे हैं, उनके बयानात आपने
सुने हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन वो हाँ। सारे जबानी जमा खर्च ही हैं। अच्छा। और इस दफा भी जो उन्होंने कहा है, देख लीजिएगा आप, ये बढ़के ही हैं इनकी। प्रैक्टिकली मुझे नहीं यकीन कि ये कोई संजीदा कॉल होगी, लेकिन अच्छा। अगर ये सिर्फ एहतजाज की बात करें तो हम इनके आईनी हक को बिल्कुल तस्लीम करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लीडर्स और प्लस मैं जो CMKP की बात करूं तो वो जो साथ इजाफी बातें कर रहे हैं ना, मरने मारने की, हथियार लेके जाने की, गोलियां बरसाने की, कब्जा करने की, वो अगर इस तरह के बयानात देंगे तो फिर जाहिर है गवर्नमेंट जो है वो रिस्क नहीं ले सकती कि इस्लामाबाद को उनके एहतजाज के लिए खुला छोड़ दिया जाए। यहाँ पे हमारे बहुत सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हैं, बिल्डिंग्स हैं, इदारे हैं, डिप्लोमेटिक कोर है, हाँ। उसकी हिफाजत गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब वो ये कहते हैं कि हम इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जाएंगे और इमरान खान साहब को साथ लेके वापस आएंगे, हाँ। उसका तो एक ही तरीका है कि आप जेल ब्रेक करें, जेल की दीवारें तोड़ें जैसे बन्नू में दहशतगर्दों ने तोड़ी थी। और अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी बता दें, उसका तो बंदोबस्त करेंगे, और वो जाहिर है ऐसे गवर्नमेंट नहीं करने देगी। अच्छा। और दूसरा, एहतजाज के जरिए नहीं, आपकी रिहाई जो है इमरान खान की वो अदालतों से होनी है। तो आप तवज्जो दें अपनी लीगल टीम पे, उन्हें तगड़ा करें, और अदालतों से जमानत आपको मिली है, आइंदा भी मिलेगी। इसके अलावा रिहाई का कोई और तरीका इमरान खान का मौजूद नहीं है। इवन प्राइम मिनिस्टर अगर चाहें भी तो टेक्निकली मैं आपको बताऊं कि वो अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर से इमरान खान को रिहा नहीं कर सकते। अच्छा। कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। ये लीगल मैटर है, अदालतों से सजाएं हुई हैं, अदालतों में केसेस पेंडिंग है, और वही फैसला करेंगे। ठीक है, राइट। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब ये मुसलसल एहतजाज है, एक के बाद एक एहतजाज की कॉल है, क्या ये हुकूमत के लिए कोई मुश्किल है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल परेशानी अवाम के लिए बनती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हमारी पुलिस है, रेंजर्स हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनका तो ड्यूटी है, उन्होंने करनी है। शहरियों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है उनकी। जब ये जलगार होती है, जैसे लश्कर कशी भी कहते हैं, जिसे ये कब्जा करने की बातें करते हैं, तो उनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन असल जो परेशानी पैदा होती है कि जब इस्लामाबाद में इस तरह की जलगार को रोकने के लिए मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की जाती है, कंटेनर्स लगाए जाते हैं, तो अवाम की जिंदगी जो है वो दोबर होती है। और अवाम के बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आईनी हक उनका जिस तरह एहतजाज का है, इस्लामाबाद के अवाम का आईनी हक है कि वो अपनी मर्जी और आज़ादी के साथ अपनी मूवमेंट कम कर सकें। कंटेनर से भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, और अगर किसी को इस्लामाबाद में कब्जा करने की इजाजत दें, धरना इस्लामाबाद में किसी मरकजी मुकाम पे हो, तो भी हमारे इस्लामाबाद के रिहायशियों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो मुतासर होते हैं, और लोग जो है अपनी मर्जी से अपने स्कूल, अस्पताल, कॉलेज नहीं जा सकते। इसलिए इस तरह की इजाजत जो है ये नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो फिर से पकड़ धकड़ होगी, कंटेनर्स लगेंगे, क्या यही रास्ता है हुकूमत के पास? देखिए जी, बात यह है कि पकड़ धकड़ जो है गैर जरूरी नहीं होती। जो इस तरह के मंसूबे बनाते हैं, ज्यादा मैं आपको खुल के नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा, हुकूमत के पास बिल्कुल क्लासिफाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं कि कौन किस नीयत से आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, असला इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कौन जो है क्या मंसूबे बना रहा है, कौन उसका सहूलतकार है। अच्छा। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं, जो गवर्नमेंट के पास होते हैं, वो लिए जाते हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, और इस्लामाबाद जो है, और इस्लामाबाद के अवाम महफूज रहे, हमारी डिप्लोमेटिक कोर महफूज रहे, कैपिटल महफूज रहे। वो इकदाम तो किए जाते हैं फिर। राइट। लेकिन अभी तहरीक इंसाफ का जो मकसद है इस एहतजाज से, वो तो यही है कि हुकूमत पर दबाव बढ़े, और हुकूमत जो है वो उसके बाद कोई बातचीत पर आमादा हो जाए या बातचीत की तरफ आ जाए। तो क्या इन एहतजाजों के नतीजे में कोई बात हो सकती है PTI से? ये एहतजाज नहीं करते ना वो, उसके साथ मैंने आपको बताया है, आप जरा अपनी टीम को कहें, बल्कि प्रोग्राम में चलाएं, मेरी गुफ्तगू के बाद चलाएं, CMKP के बयान तो चलाएं, तो क्या कह रहे हैं, एहतजाज की बात कर रहे हैं, इनके लीडर्स के बयान आप चलाएं जरा, जो जुबान अभी इस्तेमाल की गई स्वाबी के जलसे में, वो जरा चलाएं। जो यहाँ इस्लामाबाद में इजाजत दी थी इन्हें जलसे की, तो जलसा इन्होंने किया संजानी के मकाम पे, उसमें जो बातें की वो जरा चलाएं। अच्छा। वो पॉलिटिकल वर्कर वाली बातें हैं, वो तो ऐसी बातें हैं कि जो मैं दोहरा भी नहीं सकता।
तो कोई हाल है? ये कोई सियासी जमात होती है? ये कोई पॉलिटिकल कल्चर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? पहले इन्होंने हमारा जो एक पाकिस्तान की सियासत में एक शाइस्तगी का, तहजीब का, वफादारी का, सियासी मुखालिफिन के साथ इज्जत का, रवादारी का एक ताल्लुक होता था, वो कल्चर ही खत्म कर दिया है इन्होंने। अभी आप देखें कि इनके ट्रोलर सोशल मीडिया के ऊपर वैसे क्या गुफ्तगू, क्या अंदाज, और खास तौर पे ये जो बात अभी इस वक्त हो रही है, वो तो फेडरेशन तक को नहीं बख्श रहे। आप बात कर रहे हैं एहतजाज की, उनके बयानात आप देखें। कभी केपी के हमारे जो गयूर पठान भाई हैं, उनके जहनों के अंदर इस तरह की मैं उसे पोल्यूशन कहूँ, पॉलिटिकल पोल्यूशन कहूँ, गंदगी कहूँ, फेडरेशन के खिलाफ लफ्ज बोल बोल के जो ये पैदा कर रहे हैं, तो ये कोई सिस्टम की कोई खिदमत कर रहे हैं, वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इन्होंने तो पता नहीं क्या किस चीज को सियासत का नाम दे दिया है। अच्छा, मैं अगर इसको ये कहूँ कि इस तरह का जो एक्टिविज्म है पॉलिटिक्स के अंदर, वो किसी भी महज़ब माशरे में होगा, वो शदीद नुकसानदेह है। उस माशरे के लिए नुकसानदेह है, उस मुल्क के लिए नुकसानदेह है, नौजवानों के लिए नुकसानदेह है। ठीक, ये कल्चर फरोग देना ये किसी के भी फायदे में नहीं है। लेकिन अब आपने क्योंकि इसका जिक्र किया, जो दूसरा मामला है जिस पर आपसे बात करनी थी, वो ख्वाजा आसिफ के साथ जो कुछ लंदन में हुआ, उस पर बात करनी थी। इस वाक़े पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए कि मैंने अभी जो पॉलिटिकल कल्चर की बात की है, ये उसी का एक हिस्सा है कि आप अपने कारकुनों की, अपने वर्कर्स की जो आप ट्रेनिंग आप कर रहे हैं और फिर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए इमरान खान साहब क्या करते थे, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त इनका कोई भी स्पोक पर्सन, MNA जितनी ज्यादा बदतमीजी करता था, जितनी ज्यादा गालियां निकालता था, उस पैरामीटर के ऊपर उसकी प्रमोशन होती थी। अच्छा, उसे तरक्की दी जाती थी कि आज तुमने ज्यादा गालियां दी हैं, ज्यादा बकवासियात की हैं। तो अभी भी वही कल्चर है कि कुछ लोग जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर आवाजें कसेंगे, उनके खिलाफ नारे लगाएंगे और फजूल बातें करेंगे, और उन्हें अप्रिसिएशन भी दी जाती है, उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। बाकी लीडर उसे अप्रिशिएट करते हैं कि वाह भाई वाह, बड़ी जबरदस्त बात है। तो ये कल्चर क्या है? बात यह है कि लोग बदलते रहते हैं, गवर्नमेंट्स बदलती रहती है, प्राइम मिनिस्टर बदलते रहते हैं, लेकिन कल्चर नहीं बदलता। जिस कल्चर को आज ये फरोग दे रहे हैं ना, खुश हो रहे हैं, वो कल्चर कल इनका पीछा करेगा, हॉन्ट करेगा। इनके लीडर बाहर जाएंगे, दूसरी सियासी जमातें वो उनके पीछे इसी तरह जो है वो टीम बनेगी और इसी तरह की बातें करेंगी। लिहाजा इस कल्चर को फरोग देना बंद करें और कोई अकल की बात जो है वो खुद भी करें और अपने लोगों को भी समझाएं। ये तो कह रहे हैं ना कि अवाम शवाम कोई नहीं है, ये इन्हीं के वर्कर और कारकुन है जो सिर्फ ये हरकतें करते हैं और उन्हें बकायदा ट्रेन करते हैं। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमारे साथ थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच आज ब्रिस्बेन में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 94 रन का जो हदफ था, उसके ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम मुकर्ररा 7 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 64 रन ही बना सकी। बारिश के बाद दोनों टीमों के दरमियान फी इनिंग्स 7 ओवर्स का खेल हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था, लेकिन दूसरी तरफ जो एक अहम मामला है वो चैंपियंस ट्रॉफी का है। इस हवाले से गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ताहाल PCB के खत का जवाब नहीं दिया। खत में PCB ने ICC से मुतालबा किया था कि भारतीय बोर्ड ना आने की ठोस वजूहात फराहम करे। जरा क्या कहना है कि अक्टूबर 2024 की ICC बोर्ड मीटिंग में किसी ने चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल पर एतराज नहीं किया था। ब्रॉडकास्टर्स ने भी ICC से ट्रॉफी शेड्यूल के फौरी ऐलान का मुतालबा किया है। अब ये जो मामला है, इस पर क्या अपडेट है? क्या ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है या नहीं, और क्या इस पर बात हो रही है? ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है? मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, तज्जियाकार हैं, उनसे ही हम जानते हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इकबाल बेग साहब, क्या इस पर बात हो रही है? क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी या नहीं?
जिस तरह बहुत बहुत शुक्रिया रहमान, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि खदशात के बादल तो मंडरा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा शॉट खेला है कि उन्होंने आईसीसी को कहा आप हमें बताएं। बाज लोग ये कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रिटर्न में आईसीसी को कुछ नहीं दिया, और वो आईसीसी को उन्होंने सिर्फ वर्बली बताया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से वजूहात मांगी है कि आप हमें रिटर्न में बताएं पॉइंट वाइज कि किन बेसिस पर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आना नहीं चाह रही। तो अब गेंद आईसीसी के कोर्ट में है। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, जो मीडिया राइट्स होल्डर्स हैं, उनको भी अब बहुत तहफ्फुज़ात हो गए, क्योंकि 100 दिन पहले अनाउंस होना था 10 नवंबर को शेड्यूल, वो अनाउंस नहीं हुआ। अब डेडलाइन जो है वो आखिरी जो है वो 20 नवंबर है। अगर इस दौरान 20 नवंबर तक अनाउंस नहीं हुआ शेड्यूल, तो फिर यकीनी तौर पर मसाइल जो है वो पैदा होंगे और आईसीसी को माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखेमा है। अभी तक सन्नाटा है रहमान, अभी तक दोनों तरफ से, भारतीय क्रिकेट बोर्ड से भी कोई बयान नहीं आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपना स्टैंड लेकर खामोश बैठा है और आईसीसी भी खामोश बैठी है। तो देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। तो क्या कोई डिप्लोमेसी जो है वो कुछ काम कर सकती है? कुछ लोगों ने तजवीज दी कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी साहब से बात करें, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी साहब उनकी सालगिरह पर तशरीफ लाए थे रायविंड। लेकिन बज़ाहिर नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब या तो बात करेंगे, बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करें। किसी ने बात नहीं की है और हमें बात करने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि ये हम होस्टिंग राइट्स हैं, हम मेजबान मुल्क हैं। और ये सब मुल्कों ने, जिस तरह आपने कहा ना, अक्टूबर में जो इजलास हुआ था उसमें सारा शेड्यूल तय हो गया था, तो उस वक्त तो भारत ने एतराज नहीं किया। तो अब हम क्यों किसी को रिक्वेस्ट करें? ये तो अब आईसीसी का काम है ना कि वो क्या करता है इस हवाले से, क्या स्टेप्स लेता है। अच्छा, और ये जो बात हो रही है कि कोई फॉर्मूला भी है, कोई ऐसा जिस पर बात हो रही है, क्या कोई दरमियानी रास्ता, उस पर भी कोई बात है या ऐसी भी कोई तजवीज है? ये रहमान महज अफवाहें है कि भारतीय टीम एक मैच खेल ले पाकिस्तान में और फिर हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान जाकर जो है दुबई में भारत जाकर खेल ले, ताकि भारत की भी बात रह जाए, पाकिस्तान की भी बात रह जाए। ये महज अफवाहें हैं। इस हवाले में कोई इस हवाले से ठोस हकीकत नहीं है। जब तक सामने नहीं आएगी तो क्या होगा? देखिए ना, जो खामोशी की वजह से अफवाहें जन्म ले रही हैं, या तो क्लियर हो जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ दे दिया, आईसीसी अपना मौक़िफ़ दे दे। किसी ने ये खबरें उड़ा दी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका शिफ्ट करने जा रहा है, तो ये सिर्फ महज अफवाहें हैं। जब आप क्लियर चीज नहीं लेकर आएंगे तो अफवाहें जन्म लेंगी और इसका तदारुक बहुत जरूरी है। तो क्या कोई तवक्को है, आप जैसे लोग जो इन खबरों को देखते हैं, कि कब तक कोई ऐलान हो सकता है या कोई जवाब आ सकता है आईसीसी की तरफ से या भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से? देखिए रहमान, आज 14 नवंबर है, अब 6 दिन रह गए और आईसीसी भी एक गेंद आईसीसी के कोर्ट में, आईसीसी भी एक मुश्किल से 2-4 हो चुका है और उस पर इन्फ्लुएंस भारत का है। एक और ये खबर भी आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच किया है आईसीसी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ मेंबरान, कुछ ममालिक के, कि उनसे बात की जाए। लेकिन आपको पता है इन्फ्लुएंस तो भारत का है ना आईसीसी पर, पैसा भारत का है, तो उसको बड़ा जोम है अपने इस पैसे पर। तो अभी तक तो कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं आई है और दिन कम गुजरते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आईसीसी ने 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जो आपके उनके कमर्शियल पार्टनर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो टीवी राइट्स होल्डर्स हैं, क्योंकि उनके साथ तो उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत किए। और खास बात यह रहमान के उन्होंने स्पेशली ये रखवाया था कि पाकिस्तान और भारत का मैच जरूर होगा हर आईसीसी इवेंट में। जब 3 अरब और 20 करोड़ रुपए की जो उन्होंने टीवी राइट्स खरीदे हैं इन्होंने, जो वो भी भारतीय कंपनी है, तो उन्होंने लिखवाया है, क्योंकि पैसा तो पाकिस्तान और भारत के मैच से आएगा। अगर पाकिस्तान भारत का मैच नहीं हुआ, आईसीसी को शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, और बाकी टीमों के हवाले से क्या अपडेट्स है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से? कब तक उनकी आमद का शेड्यूल जो है वो क्या होगा, और उनके आमद के हवाले से जो है वो इस वक्त क्या डेवलपमेंट्स हैं? देखिए रहमान, 19 फरवरी से शुरू होनी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और 19 फरवरी से 9 मार्च को इसका फाइनल होना है। बाकी तो कोई भी मुल्क जो है किसी ने अपनी राय का इजहार नहीं किया है, सब खामोश है।
क्योंकि उनकी जो आईसीसी की एक सिक्योरिटी टीम भी पाकिस्तान आई थी, स्टेडियम का जायजा लेकर गई है। वो तमाम ममालिक वो बीच में कूदना नहीं चाह रहे, उनकी नजरें भारत की तरफ मरकूज है कि भारत हतमी क्या फैसला करता है और फिर उसके बाद उनका मौक़िफ़ सामने आएगा। अगर सपोज भारत इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिला लेता है और कहते हैं वो ममालिक अगर सपोज ये कह देते हैं कि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन वी आर अनएबल टू ट्रेवल टू पाकिस्तान, तब मामला खराब हो जाएगा। अभी वो ममालिक खामोश है, अभी तो गेंद आईसीसी के कोर्ट में कि आईसीसी क्या करता है ये भी देखना होगा। ठीक है, और क्या अब ये जो आपने ब्रॉडकास्टर्स का जिक्र किया, जो आईसीसी की बात है, क्या अब आपको लगता है कि इसके बाद को भारतीय हुकूमत अपने फैसले पर कोई रिव्यू कर सकती है, या इस चीज का कोई इम्कान अभी तक नजर आ रहा है? नहीं रहमान, बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्होंने रिजिड स्टैंस लिया हुआ है। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ अपने क्रिकेटिंग टाइज रखे ही नहीं है, बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही। ये तो मजबूरन जो बाहर इवेंट होते हैं वो इस मरतबा तो इसलिए वो फंस गए कि पाकिस्तान मेजबान है। 29 बरस के बाद पाकिस्तान को आईसीसी के किसी इवेंट की मेजबानी मिली है, तो अब इसमें क्या वे आउट क्या निकलता है? कुछ लोग फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं, नजम सेठी साहब ने कह दिया कि जी बात की जाए मोदी साहब से, कुछ लोग अपनी अपनी मंतक जो है वो झाड़ है। लेकिन जब तक आईसीसी कोई हतमी ऐलान नहीं करता उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो भी सवालिया निशान हैं, जो गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि इस पर फैसला हो। और इतने अरसे बाद पाकिस्तान में ये आईसीसी का बड़ा एक टूर्नामेंट होने जा रहा है और भारत की कोशिश है कि इस टूर्नामेंट में किसी न किसी तरह से रखना डाला जा सके। अब देखिए इस पर आगे क्या फैसला होता है, आईसीसी का जवाब जो है वो अहम होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने फिर से अब जो है वो काम शुरू कर दिया है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी बेंच ने केसेस की समाअत की। इस बेंच ने अपनी पहली ही समाअत में तमाम सूबों से माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 18 मुकदमात पर समाअत मुकम्मल करते हुए बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर 15 केसेस खारिज कर दिए, जबकि 3 पर समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है उन्होंने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस आईनी बेंच का हिस्सा है। आईनी बेंच ने दरखास्त गुजारों को मजमूई तौर पर 60,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए। मुख्तलिफ केसेस के हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि 60,000 मुकदमात ऐसे ही मुकदमात के सबब जो है वो जेर इल्तवा है। आरिफ अलवी की बतौर सदर ममलिकत तकर्री के खिलाफ दायर दरखास्त पर भी आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार को दोबारा समाअत का नोटिस जारी किया। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर नजरसानी केस की समाअत करते हुए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि यह मामला तो अब गैर मौसर हो चुका है। इसके अलावा मुल्क भर में लोड शेडिंग से मुतालिक यकसा पॉलिसी मुतारिफ कराने से मुतालिक अज खुद नोटिस केस निपटाते हुए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। इस आईनी बेंच के काम के हवाले से बहुत सारे सवाल थे। इस आईनी बेंच का मैंडेट क्या होने जा रहा है ये अब केसेस के साथ साथ वाज़ेह होता चला जाएगा, लेकिन इस बेंच को अपनी अफादियत साबित करने के लिए काम करना होगा और दिखाना होगा कि वाकई हमारे अदालती निज़ाम को इस बेंच की जरूरत थी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान मेहमानों को इजाजत दीजिए। के बाद